Today we will discuss the poem Philosophy by Nassim Ezekiel. As the name suggests, this poem shows the philosophical bent of mind of Nassim Ezekiel. नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिलोसफी थॉट प्रोसेस को दर्शाती है पोएट के. थोड़ा समझने वाली पोयम है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इजी, बट बहुत ही बारीकी से उसने जो कहा है, द मूवमेंट इन बिटवीन आवर थॉट प्रोसेस एंड देन बैक टू द रियल वर्ल्ड. मूवमेंट इन बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ आवर माइंड एंड बैक टू द रियल वर्ल्ड. दिस इज शोन इन दिस पोयम कि किस तरह से अनइंटेंशनल मैनर में हम लोग खुद को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू सम अदर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आवर थॉट्स. मोरओवर आवर थॉट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे थॉट्स. जो भी हम सोचते हैं दैट इज अनकंट्रोलेबल, दैट इज डायरेक्शनलेस. डायरेक्शनलेस का मीनिंग क्या है कि एक डायरेक्शन में आपके थॉट नहीं होते. आप एक ही समय पर अलग अलग थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होते हैं, रैंडम थॉट्स. कुछ सोच रहे हो एक डायरेक्शन में एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली यू विल शिफ्ट टू सम अदर डायरेक्शन अननोइंगली, अनइंटेंशनली. इस चीज पे आपका जो कंट्रोल है दैट इज मिनिमम. तो ये सारी बातें पोएट शेयर करता है. टेक्स्ट पढ़ते हैं, बाकी इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे. बिगिन करता है पोएट, कहता है, देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो. देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो. एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाता हूं. नोट बाई प्लानिंग. ध्यान से सुनना इस लाइन को. कहते नोट बाई प्लानिंग टू बट बाई अ फ्लो. फ्लो होता है बहना. कहता है दैट इज नॉट माई प्लानिंग टू गो देयर. हियर द पोएट रेफर्स टू योर थॉट प्रोसेस. कहता है एक ऐसी जगह है जहां मैं जाता हूं अक्सर. अक्सर मैं अपने ख्यालों में बह जाता हूं. मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती, मेरा कोई स्टिपुलेटेड टाइम नहीं है, कोई स्केड्यूल्ड फीचर नहीं है मेरा कि पूरे दिन के रूटीन का कि मुझे ये करना है. दैट इज नॉट प्लान्ड बाय मी, दैट इज कंप्लीटली अनइंटेंशनल. तो कहते देयर इज अ प्लेस विच आई ऑफन गो नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय ए फ्लो. बहुत बार अक्सर मैं अपने विचारों में बह जाता हूं और दूसरी जगह, एक जगह चला जाता हूं दैट इज अवे फ्रॉम दिस रियल वर्ल्ड. मेरे अपने संसार में, मेरे अपने थॉट प्रोसेस के साथ बह करके विदाउट एनी इंटेंशन मैं वहां चला जाता हूं. एंड दैट प्लेस, थर्ड लाइन से इसको ऐड करो, दैट प्लेस इज अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व. कहते वो जो प्लेस है वो अवे है, दूर है सभी एग्जिस्टेंस से. एग्जिस्टेंस मतलब वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, जो भी आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स हैं, जिन भी स्थितियों में आप रह रहे हो, जिस भी स्थितियों में आप काम कर रहे हो, कहते वो प्लेस उन सबसे बहुत दूर है. That place does not exist with my physical existence. मेरा physical existence इस वर्ल्ड में है and I am able to see and observe so many things. लेकिन वो जो place है that is away from that existence. Away from all existence to a cold lucidity. Cold, emotionless, lucidity, plain, whose will is uncontrolled. कहता है वो जो प्लेस है, अब ये एडजेक्टिव्स का यूज करता है अलग अलग पोएट. कहता है कोल्ड, दैट प्लेस इज इमोशनलेस. सेंटिमेंटलिज्म वाला प्लेस नहीं है वो, सेंटिमेंट्स नहीं है. कोल्ड, इमोशनलेस, वेयर यू आर एबल टू ऑब्जर्व विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय योर सब्जेक्टिव लाइकिंग और डिसलाइकिंग.
You don't get affected by your subjective liking or disliking at that place. Cold lucidity and whose will is uncontrolled. Will होती है इच्छा, और कहते हैं उस स्थान पर जाना that is uncontrolled. मैं अपने आप को रोक नहीं सकता कि मुझे इस समय नहीं जाना है या मुझे नहीं जाना है या कब कैसे मेरी कोई भी प्लानिंग, किसी भी तरह का चेक, किसी भी तरह का कंट्रोल वहां पर काम नहीं आता. That place is away from my physical existence in this world and that place transports me to a cold lucidity whose will is uncontrolled. Lucidity means straightforward. You are able to observe everything there without any coloring of your emotions. अपने इमोशंस को हटा करके न्यूट्रल मैनर में यू आर एबल टू वॉच. लुक नहीं है, यू आर एबल टू वॉच. आप देख पाते हो आपके जीवन की घटनाएं या जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में थॉट प्रोसेस आया है उससे संबंधित सारी बातों को यू आर एबल टू ऑब्जर्व इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन मैनर. हुज विल इज अनकंट्रोल्ड. और इन बातों पर, इस फ्लो पर, इस मूवमेंट पर, माई मूवमेंट फ्रॉम दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस टू माई वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, कहता है ये जो है ये अनकंट्रोल्ड है. हियर द मिल्स ऑफ गोट आर नेवर स्लो. और ये वो जगह है जहां मिल्स वैसे जैसे आपका विंड मिल होता है, चक्की के लिए यूज होता है वर्ड. तो कहते हैं कि गॉड का जो प्लानिंग है वो कभी भी स्लो नहीं होती. गॉड की ब्लेसिंग फील होती है और गॉड का जो एक चक्र है या जो समय को लेकर के, आपके लाइफ को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के जो भी एक प्लानिंग है वो हमेशा चलती रहती है, कहीं भी वो स्टॉप नहीं होती. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट इंट्रोड्यूस करता है कि क्या आगे इस पोयम में डिस्कस करेगा. इसी बात को पोएट आगे एक्सप्लेन करेगा. कहता है फर्स्ट स्टेंजा में कि एक ऐसा स्थान है जहां मैं प्रायः जाता हूं, अक्सर जाता हूं. तो कहता है देयर इज अ प्लेस विच आई ऑफन गो. एक ऐसी जगह है जहां मैं अक्सर जाता हूं. नॉट बाई प्लानिंग टू. किसी तरह का विचार विमर्श करके नहीं, प्री प्लान्ड नहीं होता, बट बाई अ फ्लो ऑफ इमोशंस. यू कैनॉट से हियर फ्लो ऑफ इमोशन बिकॉज द पोएट हैज यूज द एडजेक्टिव कोल्ड. तो कहते हैं बाई अ फ्लो, ऑटोमेटिकली मैं वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाता हूं अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस एंड दैट प्लेस इज अवे फ्रॉम दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड. संसार की जितनी भी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, मेरे जीवन में हैं, उनसे मैं दूर हो जाता हूं. कहां पर? टू अ कोल्ड लसिडिटी, एक इमोशनलेस प्लेस पर. इमोशनलेस नेगेटिव सेंस में इसको इंटरप्रेट नहीं करना. कहने का मतलब क्या है कि वी आर स्लेव ऑफ आवर इमोशंस. हम अपने इमोशंस में बंधे रहते हैं और उस वजह से जो भी ऑब्जर्वेशन लाइफ के लिए करनी होती है या जो सच्चाई है, जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो हम नहीं ले पाते. इस वजह से पोएट ने कोल्ड वर्ड यूज किया है. कोल्ड लसिडिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन आप वहां कर पाते हो. हुज विल इज अनकंट्रोल्ड. और ये जो सारी बातें हैं ये अनकंट्रोल्ड हैं. विल इच्छा, मेरे थॉट्स अपने स्व इच्छा से काम करते हैं. उनकी मूवमेंट को मैं चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता. हियर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो. और जो गॉड मीन्स क्रिएटर का जो प्लानिंग है वो भी मैं ऑब्जर्व कर पाता हूं और वो कभी भी मंद नहीं पड़ते. बिकॉज यू देन when you are in your thoughts you are able to see the planning that is done by God for you. Next stanza, the landscape होता है एरिया. कहते हैं जहां मैं पहुंच जाता हूं ये वो एरिया है. the landscape in its geological prime. जियोलॉजिकल होता है भौगोलिक स्थितियों से जुड़ा हुआ. प्राइम, प्रायोरिटी, अच्छा, जैसे जियो प्राइम होता है. द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम. कहते हैं वो जो लैंडस्केप है, वो जो एरिया है, वो भरपूर है, अपने फीचर्स से भरपूर है. जियोलॉजिकल प्राइम सजेस्टिव वर्ड है. इस पोएम को समझने के लिए आपको भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकली अपने माइंड को
करना होगा, तभी आप इस पोएम में यूज जितने वर्ड्स हैं, सजेशंस हैं, उनको ले पाओगे। कहता है द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम, जियोलॉजिकल प्राइम वाला लैंडस्केप है, भरपूर बहुतायत में समृद्धि वहां पर दिखाई देती है। डिजोल्व्स टू शो इट्स क्विट एसेंशियल स्लाइम, डिजोल्व होता है मिक्स होना, शो दिखाना, क्विट एसेंशियल परफेक्ट अच्छा, स्लाइम कीचड़ मड। कहता ये जो लैंडस्केप है इसमें सभी चीजें, सभी बातें मिक्स हो जाती हैं परफेक्ट मैनर में, परफेक्ट स्लाइम बनाती हैं। आपने भी शायद फील किया होगा सेल्फ एक्सपीरियंस से कि जब हम थॉट प्रोसेस में होते हैं तो जितनी छोटी बड़ी बातें हमें हर्ट कर रही हैं या जो हमें अफेक्ट कर रही हैं, बेटर वर्ड, जो हमें अफेक्ट कर रही हैं, दोज गेट डिजोल्व्ड, हम एक अलग ही प्लेन पर चले जाते हैं। तो वही बात पोएट कह रहा है, कहता है ये वो लैंडस्केप है जो भरा पूरा से मतलब क्या है कि आई हैव सो मेनी थिंग्स टू वर्क ऑन इन दिस लैंडस्केप, इतने सारे विचार हैं, इतनी सारी रिफ्लेक्शंस हैं, इतने सारे थॉट प्रोसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं से जनरेट हुई हैं मेरे माइंड में। उन चीजों, ये लैंडस्केप इस तरह से बहुत सारा मुझे ऑप्शन देता है टू थिंक, एंड व्हेन आई थिंक ऑल द हैपनिंग्स इन माई लाइफ गेट डिजोल्व्ड, वो मिक्स हो जाती हैं, सब मिक्स होकर के एक परफेक्ट मानो स्लाइम का रूप ले लेती हैं, एक मड का, एक कीचड़ का रूप ले लेती हैं। ऐसा होता है तभी तो जब हम सोचते हैं, थॉट प्रोसेस में होते हैं, वी थिंक दिस पॉइंट एट वन मोमेंट एंड द अनदर एट सम अदर मोमेंट। तो हमारे जो थॉट्स हैं वो भी आपस में उलझे हुए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इतनी सारी हैपनिंग्स हैं, कभी किसी के लिए रिफ्लेक्शन माइंड में चलता है, कभी किसी के लिए रिफ्लेक्शन माइंड में चलता है। प्रैक्टिकली आप इसको समझो कि अगर आप अब पढ़ रहे हो एंड यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, तो क्या है कि आप इस वक्त पढ़ते हुए भी आपका थॉट कहीं ना कहीं चला जाता है। बैकग्राउंड में हमारे माइंड में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। तो कहते द लैंडस्केप इज इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम, dissolves to show its quite essential slime। 2 लाइन्स हो गई। थर्ड लाइन पढ़ते हैं, a million stars are blotted out, blotted out फेड होना, मिलियन स्टार्स फेड हो जाते हैं इसमें। मिलियन स्टार्स मीन्स अगेन द सेम थिंग, वही बात पोएट फिर से कहता है बहुत सारी बातें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस that we feel in our physical existence that fade out when we think। जब हम अपने थॉट प्रोसेस में होते हैं तो वो धुंधले पड़ने लग जाते हैं। I think of each historic passion as a blink, blink होती है आंख झपकाना। कहते हैं हर हिस्टोरिक पैशन को एक ब्लिंक की तरह मैं फील करता हूँ। आंख झपकाने में जितना समय लगता है, जितना आप उसको नोटिस करते हो, उसी तरह से बहुत सारी हिस्टोरिक इवेंट्स कह लो, घटनाएं कह लो, पैशन वर्ड पोएट ने यूज किया है। बहुत सारी उनसे जनरेटेड जो भी अफेक्शंस हैं, जो भी उनसे जनरेटेड इमोशंस हैं, दोज गो अवे एज अ ब्लिंक, वो फेड हो जाती हैं। मुझे मेरी जो कॉन्शियसनेस है उनके लिए वो खत्म हो जाती है। That happened to the sad eye of time। आई ऑफ टाइम समय रूपी आंख, सैड उदास। कहते हैं जो समय की कोई उदास घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं माइंड में फेड होना शुरू हो जाती हैं जब मैं फिजिकल एग्जिस्टेंस से उठ करके अपने थॉट प्रोसेस के लैंडस्केप पर जाता हूं। दोनों स्टेंजा को कनेक्ट करके फिर से बताती हूं। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा है? कहता है कि आई लिव इन दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस मोड, मैं फिजिकल एग्जिस्टेंस में रहता हूं, बट समहाउ माई थॉट प्रोसेस
टेक्स मी अवे फ्रॉम दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस। मेरे इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से मेरा जो थॉट प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है चलना, तो वो मुझे यहां से ट्रांसपोर्ट कर देता है, अपनी ही दुनिया में ले जाता है। और कहता है जो ये थॉट प्रोसेस है दैट इज नॉट इंटेंशनल। इंटेंशनल नहीं है, ये अनइंटेंशनल है। मैं चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी इसे डायरेक्शन नहीं दे सकता। इट हैज इट्स ओन विल एंड आई एम अनएबल टू कंट्रोल इट्स विल। और जब मैं वहां पहुंच जाता हूं, कहां? अपने थॉट प्रोसेस में, जहां मुझे लेकर के जाता है, अपने विचारों में जब मैं खो जाता हूं, उन विचारों के पृष्ठभूमि को पोएट ने कहा है लैंडस्केप। तो कहते हैं मेरे पास बहुत सारा मटेरियल होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके लिए मैं सोच सकता हूं। एंड क्या कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है मेरी पर्सनैलिटी में, तो जितनी भी बातें पुरानी मेरे जीवन में अब तक हुई हैं, वो सब मानो डिसॉल्व हो जाती हैं, फेड हो जाती हैं। उन सब की मेमोरी आपस में मिक्स होकर के डिसॉल्व हो जाता है। सब एक परफेक्ट मानो स्लाइम का रूप ले लेता है। जितनी भी उदास घटनाएं हैं, सैड घटनाएं हैं मेरी लाइफ में या अदरवाइज जिनको मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं जब मैं फिजिकल एग्जिस्टेंस में था, वो सारी घटनाएं भी यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। और वो घटनाएं मुझे ऐसे लगती हैं मानो उतनी ही महत्ता रखती हैं जितना कि पलक झपकाना मुझे मतलब पूरा अपना अस्तित्व नजर आने लगता है, रिफ्लेक्शन नजर आने लगता है। और उस एक होलसम अस्तित्व में वो सारी घटनाएं बहुत ही छोटा रूप ले लेती हैं, एक ब्लिंक की भांति वो फेड हो जाती हैं। आगे कहता है बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लेना। कहते बट रेजिड्यूज ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। घटनाएं तो फेड हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी घटना है, समय बहुत लंबा है, हमसे पहले बहुत लंबा समय था और हमसे बाद में भी बहुत लंबा समय। सबसे ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग कौन है? वक्त है। और वक्त के सामने हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो वक्त के आगोश में इतनी सारी घटनाएं हैं कि हम एक घटना पर रुक ही नहीं सकते, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन सब घटनाएं खत्म हो जाती हैं ब्लिंक की तरह, पलक झपकाने की भांति, उतनी ही महत्ता है। लेकिन रेजिड्यूज ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। रेजिड्यू होता है शेष, मीनिंग अर्थ, उन घटनाओं का मीनिंग से मतलब छाप। वक्त तो बीत जाता है, अच्छा वक्त भी बीत जाता है, बुरा वक्त भी बीत जाता है, लेकिन उनकी जो छाप है स्टिल रिमेन, उनका जो एक इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो फिर भी रह जाता है। एज डार्केस्ट मिथ्स, डार्केस्ट गहरे अंधेरे जिनको सुलझा नहीं सकते, इसीलिए डार्केस्ट वर्ड यूज किया है, जिनकी था नहीं ले सकते। मिथ होता है जो दैट इज बेस्ड ऑन यू कैन से फैंटेसी, नो क्लियर प्रूफ ऑफ देम। तो कहते हैं कि एज डार्केस्ट मिथ्स, उन घटनाओं का इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। हम चाहे भले ही उनको नकार दें कि किसी चीज का, किसी इवेंट का, किसी हैपनिंग का हम पर प्रभाव नहीं है, लेकिन इनसाइड आवर माइंड दोज इम्पैक्ट्स रिमेन ऑलवेज। डार्केस्ट मिथ्स की तरह उनको सुलझा नहीं सकते, उनके बारे में आप जजमेंट पास नहीं कर सकते किसी भी तरह का। डार्केस्ट मिथ्स की तरह आपके अंदर रहेंगी, जिनको आप पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते। एज डार्केस्ट मिथ्स मेंडर थ्रू द पेन, मेंडर होता है घुमावदार, थ्रू द पेन, और जो पेन के रास्तों पर हमें ले जाता है। पेन वाली जो फीलिंग्स हैं, कई बार आप देखो कि यू डोंट नो व्हाई यू आर सैड और व्हाई यू आर हैप्पी, but sometimes you feel happiness and sometimes you are not so happy, and rather you are in a sad mood. and अगर आपसे obvious reason पूछा जाए उस चीज का, then you will maybe you are not able to explain कि आपकी वो mental state क्यों है। जिसको कहते हैं ना, कई बार तो हम डिप्रेशन सा फील करते हैं, कई बार अपने आप हम बड़ा एनलाइटेंड सा फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। तो ये जो शिफ्ट है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज माइंड की इतनी डार्क लेबरिंथ्स हैं, इतनी जिसको कहते हैं तहें हैं, कि जिन तक एंड तक हम पहुंच ही नहीं सकते।
बहुत बार हम ऐसा रिएक्ट करते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। वाई? बिकॉज बहुत सारे हमारे एक्ट्स, हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उन थॉट्स में, उन घटनाओं का जो रेजिड्यू है वो हमें कंपेल करता है टू बिहेव इन दैट मैनर, टू परस्यू समथिंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर। तो कहता है कि घटनाएं तो ब्लिंक की तरह हैं, क्योंकि समय इतना प्रभावी है, उनमें हर एक घटना पर आप बहुत ज्यादा महत्ता नहीं दे सकते। घटनाएं तो एक ब्लिंक की भांति हैं, लेकिन उन घटनाओं का जो प्रभाव है दैट इज लाइक डार्क लेबरिंथ्स, डार्क मिथ्स, वो कहीं खत्म नहीं होता, वो हमारे साथ रहता है और हमें कहाँ तक लेकर जाता है, पेन हमें फील करवाता है, एक सैडनेस, एक ग्लोमी जो फीलिंग है वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। टुवर्ड्स अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट, कहता है, और हम इन डार्केस्ट मिथ्स से उलझते रहते हैं, अपनी लाइफ से उलझते रहते हैं, इन उलझनों में अपने माइंड को एंगेज करते हैं और कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, टुवर्ड्स अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट, क्लियर कट। हमें क्या चाहिए? लाइफ क्लियर कट चाहिए, फाइनल फॉर्मूला ऑफ होप चाहिए कि कोई चीज कैसे है, क्लियरली हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। एंड पोएट का क्या मानना है? दैट सॉल्यूशन इज नेवर पॉसिबल। यू हैव टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, यू कैनॉट सोल्व ऑल द डार्केस्ट साइड्स ऑफ योर लाइफ। तो कहता है कि ये सारी चीजें हमें मजबूर करती हैं ढूंढने के लिए फाइनल फॉर्मूला ऑफ लाइट। आई टू, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट, साइट देखना, दृश्य। कहते हैं क्लैरिटी ऑफ साइट आपको लाइफ में नहीं मिलेगी, यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व ऑल द एंटेंगल्ड इश्यूज इन योर लाइफ। आपकी लाइफ के जितने भी पहलू आपस में उलझे हुए हैं, आप ये सोचो 100% आपकी लाइफ एक क्रिस्टल क्लियर मैनर में, जैसे ट्रांसपेरेंट वाटर होता है उस तरह से क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपके समक्ष हो, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी feeling of pain or sadness, and without any if and buts. That is not possible. Our physical existence is made of confusions all the time, whether in the matter of our own choices, whether in the matter of relations we have. Everywhere we are confused and we have no option but to accept. तो वही बात पोएट कहता है आई टू रिजेक्ट द क्लैरिटी ऑफ साइट, क्लैरिटी ऑफ साइट को मैं रिजेक्ट करता हूं। वॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, डू नॉट एक्सप्लेन। ये 2 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझ पा रहे हो। कहता है वॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, डू नॉट एक्सप्लेन। जिस चीज की एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, वॉट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, डू नॉट एक्सप्लेन। आप क्यों उसमें उलझ रहे हो? डू नॉट एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन ही नहीं करते ना। लेट इट बी, एटीट्यूड ऑफ लेट इट बी। तो कहते हैं मुझे भी लगता है कि एवरीथिंग इज कैन नॉट बी क्रिस्टल क्लियर, आई कैन नॉट हैव एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी पॉइंट इन माई लाइफ। दैट्स वाई आई बिलीव इन लिविंग वॉट यू कैन नॉट एक्सप्लेन वेल। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो जैसे हैं ठीक है, उनको एक्सेप्ट करो एंड लीव दैट। लास्ट जो स्टैंजा है थोड़ा सा इसमें शिफ्ट दिखाई देता है। बहुत बार क्रिटिक्स या हम लोग भी इस लास्ट स्टैंजा से को अंडरस्टैंड नहीं करते, या यूं कहें एग्री नहीं कर पाते इस लास्ट स्टैंजा से। कहता है पोएट, द मंडेन लैंग्वेज, मंडेन सिंपल कॉमन, मंडेन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेज। कहते 2 तरह के एग्जिस्टेंस हैं ह्यूमन बीइंग के। एक तो एग्जिस्टेंस रिलेटेड टू आवर सेंसेस, जो हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियों को महसूस करने में हेल्प करता है। एक एग्जिस्टेंस तो ये है। दूसरा एग्जिस्टेंस है व्हेन वी बिकम फिलोसॉफिकल, द नेम ऑफ द पोएम इज फिलोसॉफी। व्हेन वी बिकम फिलोसॉफिकल, तब ये जितनी मटेरियलिस्टिक घटनाएं हैं, जितनी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, जितनी मटेरियलिस्टिक जनरेटेड यू कैन से ग्लूम है, ये सारा फेड हो जाता है जब हम फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड पे आते हैं। लेकिन आप फॉर लॉन्ग और फॉर एवर यू कैन नॉट स्टे इन दैट लैंडस्केप वेयर योर थॉट्स टेक यू अवे फ्रॉम दिस फिजिकल एग्जिस्टेंस।
आप हमेशा के लिए अपने थॉट प्रोसेस में गुम नहीं रह सकते। यू हैव टू कम बैक। और कम बैक कहाँ करोगे? इस फिजिकल वर्ल्ड में करोगे। वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, दैट इज योर प्रॉब्लम, बट यू हैव टू कम बैक फ्रॉम योर थॉट वर्ल्ड ऑफ थॉट टू दिस वर्ल्ड ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। और इस फिजिकल एग्जिस्टेंस को कौन गवर्न करता है, कौन गाइड करता है? नॉट आवर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, नो नेवर। इस फिजिकल वर्ल्ड को गाइड करता है मंडेन थिंग्स, सेंसेस से रिलेटेड थिंग्स, सिंपल कॉमन चीजें। हमारा एग्जिस्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं कॉमन चीजों में उलझा रहता है, हमारी सेंसेस में उलझा रहता है। तो यू हैव टू कम बैक अगेन टू दिस फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, sinks its own interpretations। और ये जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस हैं, इनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस है, अपने अकॉर्डिंग ये अपने आप को जज करती हैं, अपने आप को बताती हैं कि वाई दे आर असेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। अपनी इंटरप्रिटेशंस है। कॉमन थिंग्स बिकम बाई वर्च्यू, बहुत अच्छे से लिखा है पोएट ने, कॉमन थिंग्स बिकम बाई वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस। कहते तो कॉमन थिंग्स का वर्च्यू क्या है? वर्च्यू यानी गुण। गुण क्या है? क्वालिटी क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनकी? कहता कोई कैरेक्टरिस्टिक खास नहीं है उनकी, एक ही कैरेक्टरिस्टिक खास है कि वो कॉमन है, वो सिंपल है, इजी टू अप्रोच है। कॉमन थिंग्स का सबसे बड़ा गुण क्या है? कि वो कॉमन है। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देयर नेकेडनेस, नेकेडनेस बेयर विदाउट विच विदाउट एनी कवरिंग। कॉमन चीजें बहुत सिंपल हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझो, मानो आपको भूख लगी, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट वी वांट समथिंग टू ईट। ये कॉमन थिंग है, बहुत जरूरी है ना लाइफ के लिए। अगर आप उस भूख को शांत नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस पे खतरा हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद। तो कहते हैं कॉमन चीजें बहुत आसान है परसीव करनी, उनको समझना, उनको एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। और उन कॉमन चीज का एक ही गुण है, दैट दे आर कॉमन। नेकेड मीन्स विदाउट एनी कवरिंग, उनको हाइड नहीं किया हुआ, उनको कोई अंडर कवर, उनकी कोई सजेशन नहीं है। दोज कॉमन थिंग्स आर नॉट सजेस्टिव, दोज आर अपेरेंट, क्लियरली विजिबल। यू कैन apprehend, you can comprehend those things, you can approach those common things very easily without any extra baggage of your mind and or your spirit. And this is the actual existence that a human being has to undergo. This physical existence is actual. अब यहाँ पे कहीं बहुत सहमत नहीं होते कि why are you giving importance to this mundane life of senses, आप कह सकते हैं इस बात को। लेकिन निसी मैजिकल ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है इन बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स एंड इन बिटवीन दिस फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो कॉमन चीजें हैं इनके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हो सकता है, अगेंस्ट देयर नेकेडनेस, कि ये इतनी कॉमन, इतनी सिंपल है कि दोज आर नॉट वर्थ टू कंसीडर। इस तरह का आर्ग्यूमेंट बिल्डअप हो सकता है। लेकिन एन आर्ग्यूमेंट, इसको नेक्स्ट लाइन से जोड़ो, एन आर्ग्यूमेंट दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रुथ इट ब्रिंग्स। कहता है इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट है अपने आप ही क्वैश हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। दैट डाइज ऑफ कोल्ड, बिकॉज इसमें मेरिट नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट में कुछ भी कहने को नहीं है। एवरीथिंग इज ऑब्वियस अबाउट कॉमन थिंग्स टू फाइंड द ट्रुथ इट ब्रिंग्स। जिस तरह की सच्चाई को ये आर्ग्यूमेंट कैरी करता है, ये जो सच्चाई या ये जो वास्तविकता है, ये अपने आप में कुछ ज्यादा इसके पास कहने को नहीं है। तो कॉमननेस के अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है, दैट डाइज बिकॉज ऑफ इट्स ओन डीमेरिट्स। तो कहता है कि हम इस मंडेन वर्ल्ड के लिए बने हैं। इस मंडेन वर्ल्ड में रहना हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। And you cannot stay away from your physical existence for long. It's okay. You can go away from this physical existence with the help of your thoughts, and that too, that is not intentional. आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे तो अब यहाँ पर परेशानी हो रही है, चलो थॉट्स को बोलते हैं कि किसी और संसार में मुझे लेकर के जाए। नहीं, that is not intentional. थॉट प्रोसेस की अपनी विल है,
वो अपने तरीके से काम करता है। इन फैक्ट टू एक्सेप्ट दिस मंडेन वर्ल्ड इज योर रियलिटी, टू एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड ऑफ सेंसेस इज योर रियलिटी, एंड टू गो अवे फ्रॉम दिस रियलिटी is also not in your control. The existence of human being is actually dissolved to nothingness because you cannot control your life. हमें लगता है हम बहुत पावरफुल हैं, we can do this, we can do that. No, कहते हैं कि इस संसार में रहना आपकी मजबूरी है, you have to live. ये आपकी रियलिटी है, ये आपकी वास्तविकता है. एंड एनीथिंग अगेंस्ट दिस, कोई भी आप आर्ग्यूमेंट करते हो इसके अगेंस्ट, ये चीज समझनी बहुत आसान है, कॉमन है, और ये इसके अगेंस्ट कोई भी आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करता. हाँ, इस संसार से हमें हमारा थॉट प्रोसेस एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हमें लगता है कि हम पूरी प्लानिंग को विदाउट एनी कलरिंग ऑफ इमोशन, विदाउट एनी सजेस्टिवनेस हम देख पा रहे हैं, विदाउट एनी सब्जेक्टिव टिटबिट्स हम उसको देख पा रहे हैं. लेकिन आप उस संसार में रहना आपकी चॉइस नहीं है. यू हैव टू कम बैक अगेन टू दिस वर्ल्ड. तो थोड़ा सा ये जो पोयम है गहन विचारधारा जो है पोएट की उसको एक्सप्रेस करती है. वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स आसान है, लेकिन जो थॉट इसमें कन्वे किया है पोएट ने वो कहीं कहीं आपको मुश्किल लग सकता है, बशर्ते आप उसको फील करके पढ़ो. तो अगर आप इस पूरे थॉट प्रोसेस को जो पोएट ने बताने की कोशिश की है इसको अगर आप महसूस कर पा रहे हो, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट वांट्स टू से. पोएट सेज ओनली वन थिंग, दैट ह्यूमन बीइंग लिव्स इन टू वर्ल्ड्स, दिस वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एंड द अदर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, एंड वी डोंट हैव ए चॉइस व्हेन टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड व्हेन टू go with our thought process away from this world. Our thought process works independently, and to come back again to this physical world is again not our choice. We have to come back here and we have to stay here as our physical existence.